तो हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस देख रहे थे हम। कैश फ्लो पर जो स्टेटमेंट होती है वो किस तरह बनाई जाती है। तो हमने पहले देखा था इनडायरेक्ट मेथड से हाउ टू मेक द प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस विद द इनडायरेक्ट मेथड। ओके, नाउ we will look into the how to prepare the statement of cash flow with the direct method. Okay, so the direct method it's a bit different from the indirect method. सही है, दोनों मेथड में एक तो सिर्फ जो फर्क होता है वो सिर्फ होता है आपके नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैलकुलेशन करने में। सही है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों मेथड में सेम ही तरीके से बनती है। सही है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डिफरेंस क्या पैदा होता है, इनडायरेक्ट मेथड में आप निकालते हैं नेट इनकम लेते हैं, फिर उसको एडजस्ट करते हैं और फिर आप उसको उसमें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी को जैसे भी इंक्रीज डिक्रीज हो उसके हिसाब से आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद आप इन्वेस्टिंग में आते हैं, उसके बाद फाइनेंसिंग सेक्शन में आते हैं और उस तरह आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के अंदर आप नेट इनकम स्टेटमेंट से अमाउंट्स लेते हैं लेकिन डायरेक्ट नेट इनकम नहीं लेते हैं आप। ओके, सो इनकम स्टेटमेंट से अमाउंट्स लेंगे, फिर बैलेंस शीट्स भी आप कुछ नंबर्स लेंगे और उसके जरिए आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। सही है, उसमें आपका फिर मैं बता दे रहा हूँ उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही का ये डिफरेंस आता है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग उसी तरह बनती है, दोनों मेथड में सेम ही तरीके से बनती है इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। Okay, so now we'll come into the direct method. So direct method, basically what is going to happen is you have cash receipts minus cash payments and you get your net cash provided by operating activities, right? You already know that net cash flow इसी तरह निकलेगा कि जितना पैसा आया है जितना पैसा गया है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे एक से दूसरे को और आपको पता चल जाएगा कितना पैसा आपके पास आया गया है। सही है, कैश रिसीट्स कहाँ से आएंगी आपके पास, तो ही कैश रिसीट कहाँ से आ रही है भाई, सेल्स से आएंगी। ठीक है, सेल्स आपकी होगी, सेल्स ऑफ गुड्स हो सकते हैं, सेल्स सर्विस हो सकती है, व्हाटएवर, उससे पैसा आएगा। ठीक है, तो कैश वहां से आएगा। दूसरा कैश कहाँ से आता है, दूसरे और तरीके से नॉन ट्रेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट से पैसा आ रहा है, डिविडेंड से पैसा आ रहा है, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कुछ करी हैं तो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट बेची अगर तो उसमें से कुछ पैसा आ सकता है, व्हाटएवर। सही है ना, ये सब चीजें पैसा आएगा, डिविडेंड्स पैसा, इंटरेस्ट पैसा वगैरह। और आप पैसा माइनस कैश पेमेंट्स कहाँ से होंगी, कौन से पैसा आप माइनस करेंगे, कहाँ पे पेमेंट जाएगी। जाहिर सी बात है कि आप सप्लायर को पे करेंगे, सामान जो खरीदा सप्लायर को पे करेंगे, एम्प्लॉइज को सैलरी पे करेंगे, दूसरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, यूटिलिटीज का हो सकता है, एडवर्टाइजिंग का हो सकता है, इंश्योरेंस का हो सकता है, रेंट वगैरह का हो सकता है। सही है ना, तो वो सबको अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे करेंगे, पैसा उसमें जाएगा। आपने कोई बैंक लोन वगैरह लिया हुआ है या बॉन्ड्स वगैरह आपने बेचे हैं तो उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट होगा वो पे करेंगे तो वो भी उसमें चला जाएगा, पेमेंट्स में आ जाएगा। उसके अलावा इनकम टैक्स जो आप पे करेंगे, टैक्सेस वगैरह जो जाहिर सी बात पे करेंगे, तो दैट्स आल्सो कम इनटू द कैश पेमेंट्स। ओके, सो एंड अगेन इट इज ओनली फॉर द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड अगेन ओनली मेक्स द डिफरेंस जो आता है वो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए आता है। जहाँ पर इसलिए वो बात करिए नेट कैश आप जो सब कैलकुलेट कर रहे हैं, कैश रिसीट्स माइनस कैश पेमेंट्स, यू आर ओनली ट्राइंग टू कैलकुलेट नेट कैश प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, सो सारी बात मैं उसमें ऑलरेडी कर चुका हूँ। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है कि आपको इसमें कुछ फॉर्मूलाज से काम चलाना पड़ता है। सही है, कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स, अब कैश रिसीट्स आप कैलकुलेट करनी कैसे, कहाँ से आ रही है भाई, सेल्स रेवेन्यू आप लेंगे। ठीक है, सेल्स रेवेन्यू जो आपका होता है, फिर प्लस या माइनस करेंगे अकाउंट रिसीवेबल का नंबर। सही है, जो चेंजेस करंट अकाउंट में जो चेंजेस आई हैं, करंट एसेट्स में जो चेंजेस आती हैं। उसके अलावा कैश पेमेंट्स टू सप्लायर्स, उसमें आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे इनकम स्टेटमेंट से। उसके बाद इन्वेंट्री में जो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है उसको प्लस माइनस करेंगे या तो, और उसके अलावा अकाउंट्स पेएबल में और प्लस माइनस डिक्रीज इंक्रीज हो उसके साथ उसको प्लस माइनस करेंगे। सही है, तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी फिर आ जाएगा यहीं पर। कैश पेमेंट्स फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेंगे आप अपनी इनकम स्टेटमेंट से, फिर इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस या डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस में जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ है उसको प्लस माइनस करेंगे। सही है, उसके बाद अक्रूड एक्सपेंसेस पेएबल। अक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमने लेक्चर 3 में पढ़ चुके हैं, राइट। सो अक्रूड एक्सपेंसेस जो यानी कि आपके एक्टिविटी ले ली, आपने सर्विस ले ली लेकिन आपने उसका पे नहीं करा है। सही है ना, तो अक्रूड एक्सपेंसेस में जो भी
आपकी लाइबिलिटी के अंदर जो भी प्लस डिक्रीज इंक्रीज हो उसके हिसाब से प्लस माइनस करेंगे। उसके बाद कैश पेमेंट्स पर इनकम टैक्सेस, तो इनकम टैक्स एक्सपेंस लेंगे और उसके हिसाब से डिक्रीज इनकम टैक्स पेबल या इंक्रीज इनकम टैक्स पेबल आप उसको प्लस माइनस करेंगे। ठीक है। नाउ अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 4 फार्मूले ही हैं और इन 4 फार्मूले से अगर कुछ हट के आ गया तो हम सर पकड़ के बैठ जाएं कि अब तो आप डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। नो, ये तरीका आप देख लें क्या उन्होंने कर क्या रहे हैं वो, आप इसके तरीका देखें, ट्रेंड देखें, किस तरह इसको ये फार्मूला बने कैसे हैं, सारे के सारे कैश रिसीट्स वाले हों, कैश पेमेंट्स वाले हों। ठीक है। ये चारों फार्मूले हम जो करके दिखाए हैं वो ये नहीं है कि ये बस यही फार्मूले हर जगह इस्तेमाल होते हैं और पर इन्हीं डायरेक्ट मेथड का इन्हिसार होता है और इसी से डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल होता है और अगर इससे कोई चीज अगर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट पे होगी तो बस अल्लाह हाफिज हो गया फिर। नो, आप इसका ट्रेंड देखें क्या होता है। देखें, कैश रिसीट्स की बात की जा रही है, कैश किस तरह आएगा, बस सेल्स से, तो सेल्स रेवेन्यू आपने ले लिया। इनकम स्टेटमेंट्स आप नंबर ले लेते हैं पूरा सेल्स। उसके बाद सेल्स किस चीज से लिंक है, चाहे पता सेल्स अगर तो उधार पे करेंगे या कैश पे करेंगे। अब आप तो बना ही रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश वाली चीज तो आ ही नहीं सकती इसके अंदर, तो आपके पास दूसरी क्या चीज बची, उधार वाली चीज। तो आपने उधार का इंक्रीज या डिक्रीज को ऐड या माइनस कर दिया, और वो देखेंगे ऐड माइनस कब करेंगे, कैसे करेंगे, तो अभी हम आएंगे देखेंगे। लेकिन आप लिंक देखें कैसे लिंक पैदा कर रहे हैं। सेल्स रेवेन्यू में क्या प्लस माइनस करना है, अकाउंट रिसीवेबल। लेकिन सेल्स रेवेन्यू आपके दो ही जगह से आ सकता है, आप रेवेन्यू कमाई जो करेंगे वो दो ही तरीके से कर सकते हैं, या तो कैश पेमेंट करेगा कस्टमर या उधार पे चीज ले जाएगा आपसे। ठीक है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट बना ही रहे हैं हम, तो कैश वाली बात तो आ ही नहीं सकती इसके अंदर। इसमें आप क्या तो अकाउंट रिसीवेबल उधार वाली चीज को आपने प्लस या माइनस करना है। फिर हम जब कैश पेमेंट्स में आए तो कैश पेमेंट्स के मल्टीपल हैं, सप्लायर्स भी हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं, इनकम टैक्सेस भी हैं। सही है। तो आप कैश पेमेंट सप्लायर्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या लेंगे, सप्लायर्स जब सामान लेते हैं, सप्लायर की बात है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात आती है, लेक्चर 4 में पढ़ चुके हैं ये बात। सही है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे आप। फिर अब आपकी जब सप्लायर से बात चल रही है तो उसमें क्या चीज, आप सप्लायर से क्या चीज खरीद रहे हैं, भाई उससे इन्वेंट्री खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, बेचेंगे आप, इन्वेंट्री की बात आ गई। ठीक है। और आप या तो उधार पे खरीदेंगे या कैश पे खरीदेंगे, दो ही तरीके से खरीद सकते हैं। तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिया, कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमको याद होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फार्मूले में क्या आता है, इन्वेंट्री भी आती है, बिगिनिंग इन्वेंट्री भी है, परचेजेस भी होती हैं, एंड इन्वेंट्री भी होती है। सही है। सारे सब इन्वेंट्री की अमाउंट्स होती हैं, बिगिनिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री और परचेजेस क्या होती हैं, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक मेथड में परचेजेस इज रिकॉर्ड्स द इन्वेंट्री। तो तीनों इन्वेंट्री की अमाउंट्स होती हैं। तो सप्लायर्स से जो आप पेमेंट किस चीज से कर रहे हैं, सप्लायर से क्या ले रहे हैं, इन्वेंट्री खरीद रहे हैं ना आप। ठीक है। तो आप कॉस्ट गुड सोल्ड जो होता है उसमें इन्वेंट्री इन्वॉल्व होती है, तो इन्वेंट्री आप कॉस्ट गुड सोल्ड का पूरा नंबर ले लिया आपने इनकम स्टेटमेंट से, और फिर बैलेंस शीट से जो ऊपर नीचे हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, उसने इन्वेंट्री से रिलेटेड क्या चीजें हैं, भाई एक तो इन्वेंट्री खुद है, तो इन्वेंट्री का जो या तो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसको प्लस माइनस कर दिया। ठीक है। और फिर अकाउंट्स, या उधार पे या तो आप सामान इन्वेंट्री लेंगे या कैश पे लेंगे। हम कैश, तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कैश वाली बात तो आ ही नहीं सकती यहाँ पर। आप यहाँ पे आपने इन्वेंट्री लेंगे, उधार पे अगर ले रहे हैं तो उधार में जो ऊपर नीचे हुआ है, जो घटा बढ़ा है, उसको आप माइनस से प्लस कर देंगे। उसके बाद कैश पेमेंट्स में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात आई। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से मैंने बात करी इंश्योरेंस, रेंट, एडवर्टाइजिंग वगैरह, कुछ भी ये सब आ गया। सही है। तो आपने पूरा का पूरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो इनकम स्टेटमेंट में था वो पिक करे आपने, इसमें कैश वाले नंबर्स जो हैं, कैश वाले। सही है। अब डेप्रिसिएशन नहीं आ जाएगा, याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन यहाँ पर भी नहीं आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश नंबर, वी ऑलरेडी नो दैट फ्रॉम द इनडायरेक्ट मेथड। तो आपने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के में आपकी मत में आपने क्या लिया, अब सबसे पहले आपने लिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। फिर जो प्रीपेड एक्सपेंसेस थे आपके, उसको आपने अगर उसमें इंक्रीज डिक्रीज हुआ है उसको आपने देख लिया। सही है। प्लस माइनस कर देंगे। और आप उसमें से जो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस भी क्यों होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस उसी से होते हैं जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उसी से लिंक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस में हम पढ़ चुके हैं लेक्चर 3 में, प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या आ सकता है, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, प्रीपेड, यानी कि उन ऑपरेशन के लिए आप पहले से पे कर दे रहे हैं कुछ चीजें, तो उसका प्रीपेड एक्सपेंसेस में आ जाता है। राइट। उसी में उतार चढ़ाव जो होगा आप वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हिसाब में डाल देंगे। उसके अलावा अक्रूड एक्सपेंसेस पेएबल। अक्रूड एक्सपेंसेस पेएबल जो हैं उसमें क्या चीज आती है, वही चीज आती है जो ऑपरेशन में हमने इस्तेमाल पहले कर लिया लेकिन अभी बिल नहीं आया है। यूटिलिटीज आपने इस्तेमाल कर ली महीने की लेकिन अभी बिल नहीं आया है, तो उसका हमने लेक्चर 3 में
accrued expenses पेएबल बनाया तो लायबिलिटी बनाई थी, accrued expenses डेबिट और accrued यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट, यूटिलिटीज पेएबल क्रेडिट करा था, ठीक है ना। तो उस वो भी आपका यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, यूटिलिटीज ऑपरेशन चलाने के लिए आप उसको खर्चा हो रहा है आपका, ठीक है। तो उसमें उतार चढ़ाव जो होता है, घट कम जो हो रहा है, कम बेस जो हो रहा है, उसको भी आपने इसमें ऐड या माइनस कर देना है। कैश पेमेंट से इनकम टैक्सेस, आपने पूरा इनकम टैक्स एक्सपेंस पकड़ा इनकम स्टेटमेंट से, और फिर उसमें इनकम टैक्सेस पेएबल अगर कोई है, कुछ आपने नहीं पे करा इनकम टैक्स, तो उसमें जो माइनस प्लस हुआ है उसको आप डिक्रीज इंक्रीज हुआ उसको आप माइनस प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे अगर देखें 3 पेमेंट्स हैं, अगर हम पीछे जाएं तस्वीर में, सप्लायर की बात कर ली हमने, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात कर ली हमने, टैक्सेस की बात कर ली। दो यहाँ पर तस्वीर में ही बने हुए हैं, दो एम्प्लॉइज एंड इंटरेस्ट, उसकी तो कहीं बात आई ही नहीं। तो आप सर पकड़ के बैठ जाए, सर ये कैश पेमेंट्स टू एम्प्लॉइज कैसे निकालें यहाँ से, इसकी तो बात कहीं आई ही नहीं हमारे पास। अब अगर कोई कहीं पर आपको दिया जाए कैश पेमेंट्स टू एम्प्लॉइज, तो आप तो बैठ जाए कि सर इसका फॉर्मूला तो सर ने दिया ही नहीं है, इसका फॉर्मूला आप खुद बनाइए। कैश पेमेंट्स टू एम्प्लॉइज क्या होगा, आप इनकम स्टेटमेंट से पूरा पकड़ लेंगे सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है। ये फॉर्मूला देखें कहीं दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको उसका पैटर्न पता चल गया फॉर्मूला बनाना कैसे। तो आप पैटर्न पकड़, आपने देख लें, उस पैटर्न पे हम बना रहे हैं एक नया फॉर्मूला। कैश पेमेंट्स टू एम्प्लॉइज इट्स नॉट गिवन एनीवेयर हियर, लेकिन आपके पास है कि कैश पेमेंट्स टू एम्प्लॉइज भी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, आपने इनकम स्टेटमेंट से आप पूरा जो सैलरीज एक्सपेंस है, सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस जो है उसको आपने पिक कर लिया, और फिर उसमें आप देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई बैलेंस शीट पे भी कुछ सैलरी से रिलेटेड कोई चीज है। भाई बैलेंस शीट पे सैलरीज पेएबल है, हमारे अहमद लिमिटेड में याद होगा आपको, इसमें ये सब था राइट। अहमद लिमिटेड में सैलरीज एक्सपेंस भी था हमारे पास, और उसके बाद सैलरीज हमारे पास सैलरी पेएबल भी था, लायबिलिटी भी थी, ठीक है ना। तो सैलरी पेएबल आपने देख लिया कि भाई पिछले साल सैलरी पेएबल क्या था, इस साल क्या है, उसको आप कंपेयर करेंगे, और अगर उतार चढ़ाव जो है उसके हिसाब से आप उसको प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम दोबारा पिछली तस्वीर में जाएं, हमने फॉर्मूला बना लिया, सप्लायर्स का फॉर्मूला हमें मिल गया, एम्प्लॉयज का फॉर्मूला अभी बनाया हमने, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का फॉर्मूला बन गया, दिया हुआ है इनकम टैक्स का बना हुआ है, इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो नहीं दिया हुआ यहाँ पर, कैसे बनाएंगे आप यहाँ पर, राइट। तो उसका बना लें हम फॉर्मूला, नो प्रॉब्लम, आपको पता चल गया कैसे बनाएंगे। आप इनकम स्टेटमेंट से पूरा नंबर ले लेंगे, आप किसकी बात करें, इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट पेमेंट जो है, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है, उसका पूरा का पूरा आपने नंबर ले लिया इनकम स्टेटमेंट से। फिर देखा बैलेंस शीट में कि इंटरेस्ट से रिलेटेड, इंटरेस्ट पेमेंट से रिलेटेड कोई लायबिलिटी खड़ी हुई है हमारे पास या नहीं खड़ी हुई। यस भाई इंटरेस्ट पेएबल है, तो आप दोनों साल कंपेयर कर लेंगे, पिछले साल का इस साल का, अगर डिक्रीज इंक्रीज जो हुआ उसके हिसाब से आप प्लस माइनस कर देंगे उसको, ठीक है। सो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो कैश पेमेंट्स टू एम्प्लॉइज का फॉर्मूला बनेगा सैलरीज एक्सपेंस प्लस सैलरीज एक्सपेंस प्लस decrease in income salaries payable और minus increase in salaries payable, ठीक है। कैश पेमेंट्स को इंटरेस्ट क्या बनेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस डिक्रीज इन इंटरेस्ट पेएबल और माइनस इंक्रीज इन इंटरेस्ट पेएबल, सिंपल, सही है। उसके अलावा अगर कोई और भी आपके पास है, कोई और भी आपके पास है तो आप उसको भी इस तरह कर सकते हैं आराम से। हमारा में पीछे जाएं एक और, हम पेमेंट्स का हमने देख लिया, हम रिसीट्स के साथ देख लेते हैं। सेल्स ऑफ सर्विसेज टू कस्टमर, सेल्स की तो उन्होंने निकाल दिया, कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर, सेल्स रेवेन्यू प्लस माइनस डिक्रीज इंक्रीज कर दिया उन्होंने अकाउंट रिसीवेबल के साथ, ठीक है ना। व्हाट अबाउट रिसीट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स, इसकी तो उन्होंने फॉर्मूला दिया ही नहीं है, तो इससे कैसे निकालेंगे। तो इसका आप फॉर्मूला हम बनाएंगे यहाँ पर दोबारा। आपने देख लिया कि आप इनकम स्टेटमेंट से पूरा नंबर ले लेते हैं, जो उससे रिलेटेड नंबर। अब यहाँ किसकी बात करें, कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर की बात नहीं कर रहे हैं, कैश रिसीट्स फ्रॉम डिविडेंड्स, सही है। यहाँ बात हम करेंगे भाई हमने कुछ इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, स्टॉक्स खरीदे हुए किसी और कंपनी का, वो हमें डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो हमें कैश रिसीट देखनी है डिविडेंड से। अब वहां पर सेल्स रेवेन्यू तो आ नहीं सकता,
लेकिन अब सेल्स रेवेन्यू तो नहीं है, इट्स अ कैश रिसीट्स फ्रॉम डिविडेंड्स, तो यहाँ सेल्स रेवेन्यू तो का मामला ही नहीं होगा। तो फिर क्या डालेंगे यहाँ पर, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, तो फॉर्मूला बनाएंगे कैश रिसीट्स फ्रॉम डिविडेंड्स इक्वल्स टू, आप इनकम स्टेटमेंट देखेंगे डिविडेंड से रिलेटेड क्या चीज रेवेन्यू है, फिर डिविडेंड रेवेन्यू लिखा हुआ है, तो आपने डिविडेंड रेवेन्यू पकड़ लिया पूरा पूरा, डिविडेंड रेवेन्यू प्लस या माइनस डिक्रीज इन डिविडेंड रिसीवेबल और इंक्रीज इन और माइनस द इंक्रीज इन डिविडेंड रिसीवेबल। अगर इनकम स्टेटमेंट में कुछ है, अगर इनकम स्टेटमेंट में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर लेंगे, अगर इनकम स्टेटमेंट में कुछ है तो आप उसको डाल लेंगे यहाँ पे प्लस द, सो आपका कैश रिसीट्स फ्रॉम डिविडेंड्स इक्वल्स टू डिविडेंड रेवेन्यू प्लस डिक्रीज इन डिविडेंड रिसीवेबल और माइनस द इंक्रीज इन डिविडेंड रिसीवेबल। ठीक है, सिंपल। यानी कि यहाँ आपको मैंने कुछ फार्मूला देकर आपको कुछ उसके तरीका बता दिया कि हाउ टू मेक द फॉर्मूला। देन आगे या कहीं पे आप कुछ फार्मूला नहीं बना हुआ है तो आप खुद से बना सकते हैं फार्मूला, जो मैंने अभी आपके सामने 3 फार्मूले और बना दिए, कैश पेमेंट्स टू एम्प्लॉइज, कैश पेमेंट्स टू फॉर इंटरेस्ट, कैश रिसीट्स फ्रॉम डिविडेंड्स। ठीक है, ओके। सो इसी फार्मूलाज की बेसिस पे डायरेक्ट मेथड के जरिए हम करेंगे काम। तो अभी हमने इनडायरेक्ट मेथड के जरिए मैंने आपको करके दिखाया था कि हाउ टू कंप्यूटर सर्विसेज कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के, कंप्यूटर सर्विस कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई थी इनडायरेक्ट मेथड से। अब उसी कंपनी का डेटा लेके अब हम बनाएंगे डायरेक्ट मेथड से, सही है। और अगेन यहाँ वही बात दोबारा बार लिखी हुई है कि डायरेक्ट मेथड से सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर असर पड़ेगा, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग जो है वो उसी तरह बनते हैं जिस तरह दोनों मेथड में सेम तरीके से बनते हैं, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सेक्शन। ठीक है, ओके। सो लेट्स go back to our balance our Excel file। तो Excel फाइल में हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, इनकम स्टेटमेंट हमने बना चुके हैं, डिफरेंसेस निकाल चुके हैं, इंक्रीज डिक्रीज हुआ है वगैरह हम कर चुके हैं। इनडायरेक्ट मेथड के लिए हमने करा ही था ये सब काम, इट्स ऑलरेडी डन एंड सही है। तो उस पे हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, करंट ईयर माइनस द ओल्ड ईयर, और उससे हमने डिफरेंसेस निकाल लिए। आपको इनकम स्टेटमेंट में भी दी हुई है यहाँ पे, सही है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास दी हुई है, डन, सही है। तो अब हम एग्जाम्पल 1 CF जो है वो इनडायरेक्ट मेथड है, अब हम करते हैं डायरेक्ट मेथड। ओके, सो डायरेक्ट मेथड में क्या है कि अगेन हम नेट इनकम नहीं आएगी हमारी, वी ऑलरेडी नो दैट, राइट। ओके, सो लेट्स डू दैट। सो डायरेक्ट मेथड में हम स्टार्ट करते हैं कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स। ओके, तो कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स देखें क्या हमारे हो सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे आता है सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू लेंगे, और सेल्स रेवेन्यू हमने लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि उसके अलावा हम देखते हैं सेल्स हमारी किससे हुई है। दो तरीके से हो सकती है, कैश या अकाउंट रिसीवेबल। कैश की हम बातें लाएंगे नहीं, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो हम अकाउंट रिसीवेबल देखेंगे, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल जो है देखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल में प्लस हुआ है माइनस हुआ है, फिर उसके हिसाब से हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अकाउंट रिसीवेबल देखें हमारा क्या है, तो अकाउंट रिसीवेबल में हमारा
कमी आई है, राइट, इट हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम लास्ट ईयर बाय 100, 1 लाख। सही है, तो अब आप सोचें जरा, आपका कहा जा रहा है अकाउंट रिसीवेबल हैज डिक्रीज बाय 1 लाख। पिछले साल 3 लाख पे हमने साल खत्म करा था, इस साल 2 लाख पे हम खत्म कर रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल, तो 1 लाख से डिक्रीज हो गया। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको इंडायरेक्ट मेथड वाले लेक्चर से याद हो, कि इसका मतलब यह है कि अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास कम होने का मतलब क्या है, कैश और आया है। ठीक है ना भाई, इसकी एंट्री अगर हम करें, इसकी एंट्री क्या होती है, जो हम ऑलरेडी अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट लेक्चर में सीख चुके हैं। अकाउंट रिसीवेबल कम उसी वक्त होगा, अकाउंट रिसीवेबल को आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करते हैं अगर आप, तो आप डेबिट किसको करते हैं, आप कैश को करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करते हैं तो कैश को डेबिट कर देते हैं। ठीक है ना, अकाउंट रिसीवेबल कम होने का मतलब है कि आपके पास आइडियली पैसा आया है, कस्टमर ने पैसा आपको दिया है, तो आपने कैश को डेबिट करा, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया, और इसी तरह करते रहे। तो इस साल क्या हुआ कि आपका पिछले साल से कम अकाउंट रिसीवेबल हो गया। कम कम अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या है कि कस्टमर्स ने कैश अपना पे कर दिया, जो उनको उधर कैश कस्टमर्स के ऊपर जो उधार चढ़ा हुआ था, उन्होंने हमको पैसा पे कर दिया। तो इसका मतलब कैश डेबिट करने का मतलब कैश हमारे पास आ रहा है। सही है, तो डिक्रीज का मतलब क्या हुआ कि डिक्रीज, अगर अकाउंट रिसीवेबल में डिक्रीज हुआ है, चेंज आया है पिछले साल से, और डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, तो इसका मतलब है कि कैश हम ऐड करेंगे, इसलिए कैश आया है हमारे पास। सही है, सो यहाँ पे फॉर्मूले में हमारा कैश हम ऐड कर देंगे। सही है, माइनस वहां लगा हुआ है तो इसको ओके। तो आपको ये बात समझ में होपफुली आई होगी। कैश शीट्स फ्रॉम कस्टमर्स हम क्या कर रहे हैं कि हमने सेल्स रेवेन्यू पकड़ा 5,70,000, 50,70,000 हमने कैश सेल्स रेवेन्यू लिया, और उसमें अकाउंट रिसीवेबल में अगर कमी आई है तो उसको आप ऐड कर देते हैं। सही है, और ये हमने अपने उसमें भी देखा, फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर। सही है, अकाउंट रिसीवेबल में अगर कमी आई है, डिक्रीज हुआ है, तो उसको ऐड करेंगे। ठीक है, और क्यों करेंगे उसको मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया, कि उसकी रीजन ये है कि जब आप कहाँ गया, हाँ, तो जब आप कैश, जब अकाउंट रिसीवेबल कम होता है, क्रेडिट करके आप अकाउंट रिसीवेबल कम कर रहे हैं, तो कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश को आप डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल में कमी आने का मतलब यह है कि कैश हमारे पास आ रहा है कस्टमर की तरफ से, तो कैश को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्यों कैश आ रहा है, तो कैश शीट्स फ्रॉम कस्टमर्स में क्या, सेल्स रेवेन्यू में मैं ऐड कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल में अगर कमी हुई है, और अगर अकाउंट में ऊपर जाता है, इंक्रीज होता, तो उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास आता है कैश पेमेंट्स टू सप्लायर्स। सही है, सप्लायर्स में हम क्या देखेंगे, इसमें भी देखें, अगर जो हमारे जो उसमें है, जो प्लस माइनस आप कर रहे हैं, चेंजेस, इंक्रीज, डिक्रीज, वो सब आपका करंट एसेट या करंट लायबिलिटी चल रही है। सही है, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। एंड डायरेक्ट मेथड में भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करंट एसेट, करंट लायबिलिटी आती है। डायरेक्ट मेथड में भी करंट एसेट, करंट लायबिलिटी ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट वन, हमारे पास है कैश पेमेंट्स टू सप्लायर्स। ओके, कैश पेमेंट्स टू सप्लायर्स, तो कैश पेमेंट सप्लायर्स ऑब्वियसली पेमेंट्स हैं, तो ये माइनस होंगी। इसको कैश पेमेंट्स टू सप्लायर्स। ओके, तो अब आप माइनस करना शुरू करें इसको, तो हम करेंगे कैश पेमेंट्स टू सप्लायर्स। अब हम क्या करेंगे, कैश पेमेंट सप्लायर्स, हमारा फॉर्मूला क्या है, हम लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेंगे, और हमारे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है भाई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारी ये है। ठीक है, तो हम लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब उसमें हम क्या करना है, आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद आपको लेंगे इन्वेंट्री,
सही है, चेंज इन इन्वेंट्री एंड चेंज इन दी अकाउंट्स पेएबल। सही है, हमारा अब आएगा इन्वेंट्री अकाउंट्स पेएबल, उसमें हमें इंक्रीज डिक्रीज देखना है। तो इसमें हमारा आता है कि अब हम आते हैं इन्वेंट्री के पास। इन्वेंट्री जो है 1 लाख से 1.5 लाख पे चला चुकी है, यानी कि पिछले साल से 1 लाख पे खत्म हुआ, इस साल 1.5 लाख पे है, यानी कि 50,000 से ऊपर चली गई है इन्वेंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे जरा इनडायरेक्ट मेथड में हमने सोचा था ना, उससे सबसे उल्टा सोचना है हमें डायरेक्ट मेथड के अंदर। सही है, यहाँ पे आपको ये सोचना है कि आप क्या निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कैश पेमेंट्स टू सप्लायर्स। हमने सप्लायर्स को कितना पेमेंट करी है, आप ये निकालना है आपको। ठीक है, आप क्या निकाल रहे हैं कि हमने सप्लायर्स को कितनी पेमेंट करी है, कैश पेमेंट्स टू सप्लायर्स, हमने सप्लायर्स को कितनी पेमेंट करी है। तो जब ये बढ़ गया, जब आपका इन्वेंट्री अमाउंट 1 लाख से 1.5 लाख पे चली गई, जब ये अमाउंट बढ़ गई, इसका मतलब है कि आपने उतना ही ज्यादा सप्लायर्स को पे करा है। ठीक है ना भाई, समझ में आ रही बात? तो क्योंकि आपने उतना ही ज्यादा पे करा है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसको ऐड करेंगे। आप क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कैश पेमेंट्स टू सप्लायर्स, जितना ज्यादा हम पे करेंगे सप्लायर को, उतना ज्यादा हम इसको कैश पेमेंट सप्लायर्स में उसको ऐड करते चले जाएंगे। तो क्योंकि आपने 1 लाख से 1.5 लाख पे चले गए, यानी कि 50,000 आपने ज्यादा पे कराए, यानी कि इस साल आपने कंप्यूटर सर्विसेज कंपनी जो है उसने 50,000 सप्लायर्स को ज्यादा पे कराए, इसलिए उसने ज्यादा इन्वेंट्री ली है तो ज्यादा पे कराए। ठीक है, तो क्योंकि ज्यादा पे करा है, तो हम तो वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कितना पे करा है, कैश पेमेंट्स टू सप्लायर्स से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना हमने बढ़ा है उतना हम उसको ऐड कर देंगे, और जितना कम होगा हम उसको माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे इंक्रीज इन्वेंट्री जो हो रही है उसको प्लस कर रहे हैं, और जो डिक्रीज हो रही है इन्वेंट्री में उसको माइनस कर रहे हैं। डिक्रीज में इन्वेंट्री मतलब क्या है कि आपने उतना ही कम खरीदा है इन्वेंट्री, तो आपने ही पेमेंट्स उतनी सप्लायर्स को कम करी हैं। ठीक है, इस बात समझ में आ रही है आपको? सही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपने कॉस्ट गुड सोल्ड लेंगे, प्लस आप 50,000 ऐड कर देंगे उसमें। सही है, आप 50,000 और इंक्रीज इन्वेंट्री को ऐड करा जाएगा, तो कॉस्ट गुड सोल्ड प्लस, अब यहाँ क्योंकि प्लस जो है ना वो उल्टा इफेक्ट कर देगा, तो इसको मुझे ये करना पड़ेगा। ओके, इसलिए क्या हो क्या रहा है कि आपका कॉस्ट गुड सोल्ड माइनस में है, लेस है ना, तो माइनस में है वो। ठीक है, फिर आपका जो आपका जो इन्वेंट्री है वो क्योंकि वो प्लस नंबर में है, तो उसको हम क्योंकि हम उसको यानी कि हमने उतनी पेमेंट करी है, तो हम उसको कॉस्ट गुड सोल्ड में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए माइनस माइनस करेंगे। तो माइनस को माइनस करेंगे, उस प्लस को तो माइनस में आ जाएगा, वो दोनों को माइनस में हो जाएगा, तो 15 लाख प्लस 50,000, 15,50,000 हो जाएगा। ये इसका एक और तरीका कर सकते हैं, वो ये है कि माइनस इसको यहाँ लिखें और बीच में सबको प्लस करते चले जाएं। That can be done. That's not what it won't work. वो माइनस में, तो या तो आप इसको ओके, सो हमारे कैश पेमेंट सप्लायर्स हमने देख लिया कि हमने 15 लाख से हमने लिया है 15 लाख से हमने कॉस्ट गुड सोल्ड का नंबर लिया 15 लाख। फिर उस 15 लाख में हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हमने सप्लायर्स को कितना पे कर चुके हैं। ओके, तो हमारा क्योंकि हमने ज्यादा इन्वेंट्री खरीदी है इस साल, 50,000 से इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई, इसका मतलब है कि हमने उतना ही ज्यादा सप्लायर्स को पे करा है, तो हमने उसको भी ऐड कर दिया। 15 लाख प्लस 50,000 इक्वल्स 15,50,000। ठीक है, ठीक, फिर हम आते हैं
अकाउंट्स पेएबल पे, अकाउंट्स पेएबल भी प्लस माइनस करना है। अकाउंट्स पेएबल अब जरा उल्टा चलेगा, अकाउंट्स पेएबल में इंक्रीज जो हो रहा है उसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। अकाउंट्स पेएबल जो इंक्रीज होगा वो माइनस करेंगे, अकाउंट्स पेएबल डिक्रीज होगा तो प्लस करेंगे। उसकी वजह क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे? उसके पीछे वजह यह है, अकाउंट्स पेएबल जितना कम हो रहा है उसका मतलब है क्या है कि आपने उतना ही पेमेंट सप्लायर को नहीं करी है, जब तो उधार बढ़ गया। सही है, अभी हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। अकाउंट्स पेएबल सही है 1,60,000 से इंक्रीज कर गया है, तो अकाउंट्स पेएबल 1,60,000 से इंक्रीज करा है। पिछले साल 1,20,000 था, इस साल 2,80,000 है, तो 1,60,000 से अकाउंट्स पेएबल इंक्रीज कर गया। इसका इंक्रीज का मतलब क्या है कि आप उधार क्यों बढ़ रहा है? उधार उसी वक्त बढ़ेगा ना कि आपने कैश पेमेंट नहीं करी है, इसलिए उधार बढ़ रहा है। कैश पेमेंट कर दे तो उधार कम हो जाता, ठीक है। तो क्योंकि आपका 1,60,000 से उधार बढ़ गया, अकाउंट्स पेएबल इंक्रीज हो गया, तो उसका मतलब क्या है कि आपने उतना ही कैश नहीं पे करा सप्लायर को, और क्योंकि आपने कैश उतना पे नहीं करा सप्लायर को, तो आप अकाउंट्स पेएबल जो इंक्रीज हो रहा है 1,60,000 से उसको आप माइनस कर देंगे। इसलिए कि आप यहाँ क्या मालूम करना चाह रहे हैं, कैश पेमेंट्स टू सप्लायर, आपने सप्लायर को कितना पेमेंट करी है। तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूरा ले लिया, फिर आपने इन्वेंट्री अगर जो इंक्रीज हुई थी उसको आपने ओके। तो हमने यहाँ पे अब क्या करा कि आपके कैश फ्लो सप्लायर्स में आपके कैलकुलेशन में क्या आया, आपने कॉस्ट गुड्स सोल्ड लिया 15 लाख, तो ये आपने कैश कॉस्ट गुड्स सोल्ड लिया 15 लाख। फिर उसमें से आपने आपने 15 लाख कॉस्ट गुड्स सोल्ड लिया, फिर आपने उसमें से माइनस और फिर प्लस करने की सोचा कि इन्वेंट और उसके रिलेटेड इन्वेंट्री अकाउंट्स पेएबल हैं। तो इन्वेंट्री कैश फ्लो सप्लायर्स देख रहे हैं आप, तो जितना ज्यादा इन्वेंट्री ऊपर जाएगी उसका मतलब है कि आपने उतना ज्यादा खरीदो फरोख्त खरीदा है आपने इन्वेंट्री, सही है। जितना ज्यादा इन्वेंट्री नीचे जाती उसका मतलब है कि आपने उतना ही कम इन्वेंट्री खरीदी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा डिफरेंस क्या हो रहा है 50,000, कि आपने उतना ज्यादा इन्वेंट्री खरीदी है, 50,000 से ऊपर इन्वेंट्री चली गई, तो उतना ज्यादा इन्वेंट्री ऊपर गए तो मतलब क्या है कि आपने उतना ज्यादा सप्लायर को पेमेंट करी है। तो आपने इस 15 लाख में कॉस्ट गुड्स सोल्ड उसमें 50,000 और ऐड कर दिया, ठीक है। सो प्लस द इंक्रीज इन इन्वेंट्री। उसके बाद अगर आपने इन्वेंट्री कुछ खरीदी हो सकती है, मोस्ट लाइकली आपने कुछ इन्वेंट्री खरीदी हो सकती है उधार पे, और उस उधार को आपने कुछ पेमेंट भी करी होगी, सही है ना। तो आपने 1,20,000 से 2,80,000 पे चले गए, आपका उधार इंक्रीज हो गया पिछले साल से 1,60,000 से इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि आपने इंक्रीज तो उसी वक्त होगा अकाउंट्स पेबल जब आप कैश पे नहीं करेंगे, तो ये कैश पे कर दे तो अकाउंट्स पेबल डिक्रीज हो जाता। क्योंकि अकाउंट्स पेबल इंक्रीज होने का मतलब है कि उधार इंक्रीज होने का मतलब है कि आपने उतना कैश नहीं पे करा है, और हम मालूम करना चाह रहे हैं कि कैश पे आपने कितना पे करा है सप्लायर को, कैश पेमेंट्स टू सप्लायर्स, ठीक है। क्योंकि 1,60,000 से इंक्रीज हो गया उसका मतलब है कि आपने उतना ही कैश नहीं पे करा है, तो उसको आप इस अकाउंट्स पेबल में जो इंक्रीज हुआ है उसको आप माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ करी है, हमने 15 लाख में फिर 50,000 और ऐड करा और 1,60,000 को माइनस कर दिया, ठीक है। तो आपका टोटल आ गया 13,90,000, दैट इज द कैश पेमेंट्स टू सप्लायर्स, ठीक है। फिर हमारा आता है कैश पेमेंट्स फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सही है। कैश पेमेंट्स फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सही है। तो बता देता हूं मैं। अच्छा, कैश पेमेंट्स फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होंगे? आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस फार्मूला क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेंगे इनकम स्टेटमेंट से, और फिर प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड एक्सपेंसेस जो हैं दोनों को हिसाब से देखेंगे कि हम प्लस या माइनस करें। तो पहले तो हम यहाँ कॉपी कर लें,
पहले तो हम यहाँ निकाल लें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमारे हैं इनकम स्टेटमेंट से। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे कहाँ हैं भाई, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारा, ठीक है, एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन। अगेन डिप्रिसिएशन विल नॉट कम इन डायरेक्ट मेथड ईदर, ओके, बिकॉज डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश बैलेंस। ओके, सिमिलरली नीचे नीचे दिया हुआ है लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल विल आल्सो नॉट कम इन द डायरेक्ट मेथड ईदर बिकॉज इट इज आल्सो अ नॉन कैश एक्सपेंस। ओके, सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने पिक कर लिए। सही है, हमने ऑपरेटिंग जो आपकी 11,10,000 से आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है हमने उसको निकाल ले लिया, ठीक है। अच्छा, फिर हमारा आता है कि आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो किससे लिंक हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंसेस से लिंक है उनका, इसलिए कि वो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से ही बनते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, और अक्रूड एक्सपेंसेस। तो हम बैलेंस शीट में देखेंगे कि ये दो चीजें इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उसको देखना है हमें। तो हमारा पहले प्रीपेड एक्सपेंसेस देखें। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे क्या हो रहे हैं उसमें, प्रीपेड एक्सपेंसेस में इंक्रीज हुआ है 40,000 का, पिछले साल 10,000 थे, इस साल 50,000 है, सो 40,000 से इंक्रीज हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, तो अभी हम यहाँ मालूम क्या कर रहे हैं, कैश पेमेंट्स फॉर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैश पेमेंट्स फॉर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के आपने कितना पे करा है। तो जितना ज्यादा आप पे करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए उतना ज्यादा आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसलिए आप यहाँ मालूम क्या कर रहे हैं, कैश पेमेंट्स फॉर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए कितना पे करा है, जितना ज्यादा आप पे करेंगे उतना ज्यादा आप उसको ऐड करते चले जाएंगे कैश पेमेंट्स के अंदर, ठीक है। और जितना कम पे करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए उतना कम यहाँ हो जाए कैश पेमेंट्स फॉर सप्लायर्स में, उतना आप कम माइनस कर देंगे उसको। सो क्योंकि आप यहाँ कह रहे हैं कि 40,000 से प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए, बढ़ गए, यानी कि आपने उतना ही ज्यादा पे कर दिया ऑपरेटिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस को, सही है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए आपने क्योंकि 40,000 यू हैव पेड मोर बाय 40,000 रुपीज, यू विल add this 40,000 in the operating expenses payment, सही है। So the increase in prepaid expenses is added, सही है, increase in expenses is added in there, जिसला इन्वेंट्री में हमने करा था उसी तरह यहाँ पे, क्योंकि आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस में इंक्रीज हुआ है तो उसका मतलब है कि आपने उतना ही ज्यादा एडवर्टाइजिंग के लिए, रेंट के लिए, इंश्योरेंस के लिए पे कर दिया है। हमने ज्यादा पे करा है तो हम तो वही चीज मालूम करना चाह रहे हैं, हाउ मच यू हैव पेड कैश पेमेंट फॉर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो आप यहाँ पे उसको ठीक है, यानी कि आपने उसको 11,10,000 था आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसमें आपने और ऐड कर दिया 40,000 फ्रॉम द प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो 11,50,000 हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे 11,10,000 पे खड़ा हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सही है। और यहाँ पे अगेन माइनस माइनस लेकर आया मैंने आपको कि वो माइनस क्योंकि वहाँ माइनस में लिखा हुआ है, तो जब माइनस में लिखा तो जब मैंने माइनस कॉपी करा यहाँ पर तो प्लस में हो गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1B43 सेल जो है, जो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, वो आपका प्लस में है, इसलिए माइनस माइनस प्लस में हो गया 11,10,000, फिर आपने प्लस करा उसमें 40,000 इंक्रीज इन दी प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि आपने उतना ही ज्यादा पे करा है तो उतना ज्यादा आपने कैश पेमेंट्स हो गई आपके आपके आप अपने जिनको भी आप पे करते हैं रेंट और लैंडलॉर्ड को और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस वगैरह के लिए। अच्छा, तो आपका आपने तो अब आपके फार्मूले में हमने दो चीजें देख ली, ठीक है, कि आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिए, फिर उसमें अगर इंक्रीज हुआ है पीरियड एक्सपेंसेस में तो आप ऐड करेंगे, अगर डिक्रीज हुआ है पीरियड एक्सपेंसेस में तो आप उसको माइनस करेंगे,
इसलिए कि जितना ज्यादा हम यहाँ क्या देखना चाह रहे हैं, पेमेंट्स, जितना ज्यादा आप पेमेंट करेंगे, जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा पेमेंट हुई है तो उतना ज्यादा ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे अक्रूड एक्सपेंसेस पेएबल देखेंगे पड़ेगा हमें। अक्रूड एक्सपेंसेस लाइबिलिटी के साइड पे, तो यहाँ पे कोई अक्रूड एक्सपेंसेस है हमारे पास नहीं है। हमारा अकाउंट्स पेएबल है जिसको हम बात कर चुके हैं, तो जो हमारा कॉस्ट, हमारा पे कैश पेमेंट सप्लायर्स में चला गया। फिर हमारा इनकम टैक्सेस पेएबल है, इनकम टैक्स पेएबल इनकम टैक्स कैश पेमेंट्स फॉर इनकम टैक्स में चला जाएगा। तो अक्रूड एक्सपेंसेस पेएबल के लिए कुछ नहीं है। अक्रूड एक्सपेंसेस पेएबल में फॉर एग्जांपल यहाँ होता यूटिलिटीज पेएबल आ सकता था। यूटिलिटीज पेएबल अगर होता तो हम उसको यहाँ उसको प्लस माइनस के हिसाब से उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। सही है, डिक्रीज या इंक्रीज के हिसाब से उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्योंकि वो यहाँ नहीं है तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, दैट्स इट। ओके, फिर हमारा आता है कैश पेमेंट्स फॉर इनकम टैक्सेस। ओके, कैश पेमेंट्स फॉर इनकम टैक्सेस। अब कैश पेमेंट फॉर इनकम टैक्सेस हम क्या पिक करेंगे यहाँ से, क्या है भाई, इनकम टैक्स एक्सपेंस लेंगे, फिर उसके हिसाब से आप इनकम टैक्स पेएबल देखेंगे कि उसमें क्या सब्ट्रैक्ट या प्लस या माइनस करना होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो पहले तो आप पिक कर लें इनकम टैक्स पेएबल, सॉरी इनकम टैक्स एक्सपेंस। इनकम टैक्स एक्सपेंस हमारा क्या है, 4,70,000। ठीक है, इसी को इस तरह करना पड़ेगा माइनस। ठीक है, तो 4,70,000 तो आपका हो गया इनकम टैक्स एक्सपेंस। अब उसमें हमें देखना पड़ेगा इनकम टैक्स पेएबल है या नहीं है, और उसके हिसाब से हमें इस नंबर को एडजस्ट करना पड़ेगा। सही है, तो इनकम टैक्स पेएबल इज देयर। ठीक है, इनकम टैक्स पेएबल, हमें सोचना पड़ेगा अगेन, इनकम टैक्स पेएबल प्लस करें या माइनस करें। ओके, तो इनकम टैक्स पेएबल आपका 20,000 से डिक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या है कि 80,000 पिछले साल था, इस साल 60,000 है, यानी कि आपने टैक्स ज्यादा पे कर दिया है। ठीक है ना, आपने टैक्स ज्यादा पे कर दिया है। क्योंकि टैक्स आपने ज्यादा पे करा है तो हम यहाँ मालूम क्या करना चाह रहे हैं, आपने कितना पेमेंट करी है। जितनी ज्यादा पेमेंट करेंगे उतना ज्यादा हम ऐड करते चले जाएंगे, और जितनी कम पेमेंट करेंगे उतना हम घटाते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि आपका इनकम टैक्स क्योंकि पेएबल कम हो गया, इसका मतलब क्या है कि आपने उतना ज्यादा पेमेंट करी है गवर्नमेंट को। तो जब क्योंकि आपने पेमेंट गवर्नमेंट को करी उतने ज्यादा, तो आप ये 20,000 ऐड कर देंगे। सही है, और यही चीज आपके फॉर्मूले के अंदर है। इनकम टैक्स पेएबल में जो डिक्रीज हो रहा है, हमारे यहाँ पर 20,000 से डिक्रीज हो गया, तो इनकम टैक्स पेएबल जब डिक्रीज हो रहा है तो उसको आप ऐड करेंगे, इसलिए कि आपने उतना ज्यादा उधार इनकम टैक्स का पे कर दिया। तो हम यहाँ मालूम करना चाह रहे हैं कैश पेमेंट्स, आपने कितना ज्यादा पेमेंट करी है। तो इनकम टैक्स एक्सपेंस में जो आपने पे करा है वो, प्लस इनकम टैक्स पेएबल जो उधार खड़ा हुआ, अगर उसमें कमी हुई है, कम हो गया है इनकम टैक्स पेएबल, उधार कम हुआ है, इसका मतलब है कि आपने उतना ही ज्यादा उधार पे कर दिया गवर्नमेंट को, आपने उतना ज्यादा टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को। सही है, तो कम होने का मतलब है कि हम उसको ऐड करेंगे। सही है, ओके। तो हमने क्या लिया, हमने 4,70,000 लिए, क्योंकि माइनस में था तो हमने माइनस में उसको डाल के इस तरह करा है कि वो प्लस में हो जाए, माइनस माइनस प्लस। सही है, फिर हमने उसमें दोनों ही, यानी कि एक तरह से और फिर हमने 20,000 जो था वो भी, क्योंकि माइनस में लिखा हुआ तो हम उसको प्लस में लाने के लिए हमने माइनस में लिखा है उसको यहाँ पर। तो इस वजह से क्या हुआ है कि देखें, अगर देखा जाए तो दोनों ही देखें, दोनों आपके इनकम टैक्स एक्सपेंस और इनकम टैक्स पेएबल ये दोनों ही माइनस में है। ठीक है, माइनस माइनस में दोनों का मतलब क्या हुआ कि दोनों ऐड हो जाएंगे दूसरे से। सही है, और क्योंकि जब आंसर माइनस में आएगा तो फिर उसको प्लस इस तरह हो जाएगा वो। ठीक है, तो इस तरह आपका बना 4,90,000, विच मेक सेंस। 4,70,000 का आपका इनकम टैक्स एक्सपेंस है। ठीक है, 4,70,000 का इनकम टैक्स एक्सपेंस है आपका, और उसमें आपका इनकम टैक्स पेएबल क्योंकि कम हुआ है 20,000 से, तो उसको आप ऐड कर देंगे। 4,70,000 प्लस 20,000 4,90,000 हो जाएगा वो। ठीक है, अच्छा, इनकम टैक्स एक्सपेंस हमने ले लिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले लिए, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा नहीं इसलिए कि नॉन कैश है,
अभी आपका बचा इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है, तो वो भी आना पड़ेगा यहाँ पर, लेस कैश पेमेंट्स फॉर इंटरेस्ट, कैश पेमेंट्स फॉर इंटरेस्ट वो भी लाना है हमें, ठीक है। तो कैश पेमेंट्स फॉर इंटरेस्ट क्या होगा, जाहिर सी बात है कि आप क्या पिक करेंगे। सबसे पहले, अब जब मैं बता चुका हूं कि फार्मूला इसका हमारे पास नहीं दिया हुआ है, फार्मूला नहीं दिया हुआ है हमारे पास, तो हम अगर हमें उसका पैटर्न पता है कि फार्मूला बनेगा कैसे, तो हमें कैश पेमेंट्स फॉर इंटरेस्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वेल पहले तो आप जाएंगे, सबसे पहले आप पिक करेंगे नंबर इनकम स्टेटमेंट से। इनकम स्टेटमेंट में 4,20,000 रखा हुआ है हमारे पास, ठीक है, तो हमने उसको एज इज पिक कर लिया, 4,20,000, सही है। अच्छा, 4,20,000 हमने एज इज उसको पिक कर लिया वहां से। फिर हम देखेंगे कि क्या इससे रिलेटेड कोई चीज इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट पे है नहीं है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में कोई चीज खड़ी हुई है इंटरेस्ट से रिलेटेड, सही है। तो उसमें जाके देखा तो करंट लायबिलिटीज में जो है उसमें अकाउंट्स पेएबल है जो कैश पेमेंट्स टू सप्लायर्स में चला गया है, और कैश पेमेंट्स फॉर इंटरेस्ट के अंदर इनकम टैक्स पेएबल चला गया, नो करंट लायबिलिटी लेफ्ट फॉर इंटरेस्ट। करंट एसेट्स में आते हैं तो इन्वेंट्री चली गई हमारी, कॉस्ट कैश पेमेंट्स टू सप्लायर्स के अंदर, प्रीपेड एक्सपेंसेस चले गए, कैश पेमेंट्स फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अकाउंट रिसीवेबल हमारा चला गया, कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स, तो नो करंट एसेट्स लेफ्ट एनी मोर। तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज हमने सारी पिक कर ली, नो अदर थिंग्स आर लेफ्ट, ओके। तो 4,20,000 जो है कैश पेमेंट्स फॉर इंटरेस्ट वो इसी तरह रहेगा, उसमें ना कोई एडिशन करनी है ना सब्ट्रैक्शन करनी है कैश पेमेंट फॉर इंटरेस्ट में से, ठीक है। तो हमारे पास अब देखें हमारा क्या आंसर आया है। नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारा आया 17,20,000। अगर हम इनडायरेक्ट मेथड में जाएं तो देखें क्या आंसर हमारा आया वहां पर, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 17,20,000, एग्जैक्ट सेम नंबर आया हमारे पास दोनों के अंदर, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर भी और डायरेक्ट मेथड के अंदर भी, ठीक है। एंड दैट्स इंडिकेशन दैट हमारा आंसर बाकी सारे सेम होंगे, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डिफरेंस आता है, सही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिफरेंट तरीके से हमने बनाई है, लेकिन आंसर दोनों का इक्वल आया है, ठीक है। बाकी इन्वेस्टिंग ऑफ जो फाइनेंसिंग होती है वो इसी तरह बनती है, उसमें मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, वी ऑलरेडी नो फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड से किस तरह मैं आपको समझाया था, किस तरह आप उसको कैलकुलेट करेंगे वगैरह, सही है। बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग इक्विपमेंट, सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट वगैरह, इशूज ऑफ कॉमन स्टॉक वगैरह, ये वैसे ही रहेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन से चीजें निकालेंगे, नेट करंट एसेट होगा, नेट नेट लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी देखेंगे, फिर नॉन करंट एसेट्स देखेंगे, और फिर इक्विटी देखेंगे वगैरह, तो उससे आपका निकल आएगा। तो बाकी सारा आपका वैसे ही रहेगा, आपका सिर्फ उससे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चेंज होता है, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों में हम दोनों बनाकर हमने देख लिए, सही है, और दोनों का तरीका आपको मैं दिखा दिया कि हाउ टू मेक दैट। Okay, so now we go back. So let me did the example 1. Example 2 is given in the file. I will send this file to you. So you will have this file. And what you can do, get in example 2 is given, which is Instant Window Products Limited. और इसके अंदर आपके पास पूरी आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपके पास 2 बैलेंस शीट है, और आपके पास बैलेंस शीट में 2 कंपैरेटिव बैलेंस शीट दी हुई है। उसके बाद उसके अलावा आपको पूरे आपके पास इनकम स्टेटमेंट है, उसके अलावा आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है, ठीक है। एंड इससे आप बनाएंगे अपनी इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड, दोनों से आप ये अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। सो प्रैक्टिस के तौर के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल 2 दी हुई है, एंड यू कैन प्रैक्टिस मेकिंग द cash flow statement with the direct and indirect method for with example 2, okay।